शादी के पहले दिन ही मुझे एहसास हो गया था कि मुझे अपनी सास के साथ साथ अपनी ननद को भी खुश रखना पड़ेगा। मेरा पति तो खैर मुझसे मोहब्बत करता ही है, छोटी छोटी बातों में खुश हो जाते हैं। सास भी नरम मिजाज की है। असल मसला तो मेरी ननद का था। उसकी उम्र 36 साल की हो चुकी थी और अभी तक शादी नहीं हुई थी। इसी वजह से चिड़चिड़ी रहती थी। मेरे पति उनसे वैसे भी बहुत दबते थे, उनसे कुछ नहीं कहते थे, चाहे वो कुछ भी कहती रहे। एक दिन तो हद ही हो गई। कार्तिक मेरे लिए लाल रंग की चूड़ियां लाए थे, मैंने खुशी से पहन ली थी। जब भी काम करती तो चूड़ियों की खनखनाहट पूरे घर में फैल जाती थी। चूड़ियों की खनखनाहट सुनकर मेरी ननद गुस्से में फुसकारती हुई अपने कमरे से निकली और मुझसे चीखते हुए बोली, तुमने ये चूड़ियां मुझे जलाने के लिए पहनी है ना? क्योंकि तुम्हारी शादी 18 साल की उम्र में हो गई है और मैं अभी 36 की होने वाली हूँ और अभी तक अपने माँ बाप के घर पे बैठी हूँ। अपनी ननद मिताली का ये रूप देखकर मैं डर गई। मैंने कहा, नहीं दीदी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कार्तिक ने चूड़ियां मुझे लाकर दी तो मैंने पहन ली। भगवान जानते हैं जो मेरे दिल में ऐसा गलत ख्याल आया हो। मैं आपको चिढ़ाने के लिए ये चूड़ियां क्यों पहनूंगी? मैंने तो चूड़ियां कार्तिक की खुशी के लिए पहनी थी, आपको चिढ़ाने के लिए नहीं। मेरी बात नहीं चली और मेरी ननद मिताली जोर जोर से रोने लगी। मिताली दीदी की रोने की आवाज़ सुनकर मेरा पति और मेरी सास अपने कमरे से बाहर आ गए। मिताली को इतना रोता देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मेरी सास आते ही अपनी बेटी को चुप कराने लगी। उसे गले से लगाया और पूछा, बेटी क्या बात है, मुझे बताओ, तुम क्यों रो रही हो? मिताली रोते हुए कहने लगी कि मम्मी, ये लाल रंग की चूड़ियाँ पहनकर मुझे जला रही है। कहती है कि चूड़ियाँ मुझे कार्तिक ने लाकर दी हैं। तुम तो अपने माँ बाप के घर में बैठी बैठी बूढ़ी हो गई हो, तुम क्या जानो सुहाग का सुख क्या होता है? मिताली की बात सुनकर मेरी सास ने मुझे खा जाने वाली नज़रों से घूरा था। मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं बोल पाई। मैंने कहा, मम्मी जी, ऐसी कुछ नहीं है, मिताली दीदी झूठ बोल रही हैं। मेरा इतना कहना था कि मिताली दीदी एकदम से खड़ी हो गई और मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। मैं हक्का बक्का सी कभी अपने पति को देखती और कभी मिताली दीदी को। मिताली दीदी बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे झूठा बोलने की? मेरे पति चुपचाप खड़े थे, उन्होंने मेरे बचाव में एक शब्द भी नहीं कहा था। मैं कम उम्र थी और नासमझ भी। मुझे अपने पति की मोहब्बत पर बहुत घमंड था, लेकिन ये घमंड आज मेरा टूट गया था। मैं रोती हुई अपने कमरे में आ गई। दिल चाह रहा था कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली जाऊंगी और फिर मैंने अपने दिल की ही मानी। इस उम्र में लड़कियां अपने दिल की ही ज़्यादा सुनती हैं। मैं अपना सारा सामान पैक करने लगी। सामान पैक करते हुए मुझे लगा कि मेरे पति कार्तिक अंदर आएंगे और मेरी ननद को मेरे सामने खड़ा कर कर कहेंगे, मेरी पत्नी से माफ़ी मांगो। लेकिन ये मेरा वहम था। 1 घंटा गुजर गया और कार्तिक ने कमरे में झाँक कर भी नहीं देखा था। मैंने सामान पैक किया और गुस्से से तनफन करती हुई कमरे से बाहर निकल आई। मेरी ननद और सास पति आपस में सर जोड़े कुछ डिस्कस कर रहे थे। कार्तिक ने मेरे हाथ में बैग देखा तो एकदम से घबरा गए और मेरे पास आए। तुम ये बैग लेकर कहाँ जा रही हो? मैंने गुस्से में कहा, मैं तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूँ। जिस घर में मेरी इज्जत नहीं, उस घर में मैं एक पल भी नहीं रह सकती। मेरी बात सुनकर कार्तिक एकदम से घबरा गए थे। कहने लगे, पागल मत बनो, हम इस मामले को आपस में बैठकर सुलझा सकते हैं। मैंने गुस्से से कहा, मुझे अब एक पल भी यहाँ नहीं रुकना। मैं अब तभी रहूँगी जब आपकी बहन मुझसे माफ़ी मांगेगी। मेरी बात सुनकर मेरी सास ने मुझे खा जाने वाली नज़रों से घूरा था। कहा, किन ख्यालों में जी रही हो बहू रानी? मेरी बेटी तुमसे कभी माफ़ी नहीं मांगेगी। और कार्तिक, तुम इसे मत रोको, जाने दो, इसे जहाँ जाना है जाए। सास की बात पर मुझ पर बहुत ज़्यादा हैरत हुई थी। मुझे तो लगा था सास मेरी साइड लेगी, मगर माँ की बात सुनकर कार्तिक कुछ नहीं बोले, एकदम से चुप्पी साध ली थी। मैंने सिकवा भरी नज़रों से कार्तिक की तरफ देखा। कार्तिक ने नजरें चुरा ली। एक पत्नी को सबसे ज्यादा घमंड अपने पति की मोहब्बत पर ही होता है। अपने पति पर विश्वास होता है कि पति अपनी पत्नी की बेइज्जती नहीं होने देगा, पत्नी की तरफ उठने वाली उंगली का हाथ ही तोड़ देगा। लेकिन कार्तिक ने मेरा दिल ही तोड़ दिया था। मेरा दिल 100 टुकड़ों में बट गया था। मैंने सोचा, जब कार्तिक ही मेरी तरफ नहीं है,
जब मुझसे मोहब्बत नहीं करते तो हमेशा इस घर में मेरे साथ ऐसा ही होता रहेगा, इसलिए इस घर में रुकने का अब कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने एक गुस्से से भरी हुई नज़र कार्तिक पर डाली, अपना बैग उठाया और बाहर आ गई। बाहर आकर टैक्सी रोकी और अपने मायके की तरफ चल पड़ी। मेरा मायका और ससुराल एक ही शहर में था, इसलिए मायके पहुंचने में मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई थी। घर पहुंची, दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा मेरे भाई ने खोला था। मेरी हालत देख भाई कुछ परेशान हो गया। मैं जल्दी से भाई से गले लगकर रोने लगी थी। भाई ने पूछा, क्या बात हो गई, तुम रो क्यों रही हो? मैंने कहा, भाई मेरी ननद ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा है। मेरी बात सुनकर भाई के माथे पर बल पड़ गए थे। क्यों, उसने थप्पड़ क्यों मारा और उसकी हिम्मत कैसे हुई? इतने में मेरी छोटी बहन रिया और मम्मी भी बाहर आ गई थी। मम्मी मुझे अपने साथ अंदर ले गईं। मैंने रोते हुए सारी बात अपनी मम्मी को बताई। मैंने कहा कि मम्मी, कार्तिक मेरे लिए लाल रंग की चूड़ियां लाए थे, मैंने वो चूड़ी पहन ली, लेकिन मेरी ननद से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। जलन के मारे बात का बतंगड़ बना दिया और मुझे थप्पड़ भी मार दिया। मेरी बात सुनकर भाई ने कहा, क्यों उस समय कार्तिक तुम्हारे पास नहीं था? क्या उसने अपनी बहन को नहीं रोका? मैंने ना में सिर हिला दिया कि कार्तिक कुछ नहीं बोले। मैं सामान पैक करके घर छोड़कर आ रही थी तो कार्तिक ने मुझे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी माँ ने मना कर दिया तो वो भी चुप हो गए और मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। मेरी बात सुनकर मम्मी को गुस्सा आ गया। मुझे चुप कराते हुए बोली, परेशान ना हो जिया, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पापा को आने दो, उन्हें सारी बात बताती हूँ। फिर मेरी बहन रिया से बोली, जिया दीदी को अब कमरे में ले जाओ और उसे पानी पिलाओ। रिया मुझसे 4 साल छोटी थी। मेरी और कार्तिक की मोहब्बत की गवाह थी कि हम एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं। बेड पर बैठते हुए रिया बोली, दीदी मैंने आपसे नहीं कहा था कि जब तक आपकी ननद आपके साथ रहेगी वो आपको खुश नहीं रहने देगी। आप सब्र करो, जब आपकी ननद की शादी हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। रिया बहुत देर तक मुझसे इधर उधर की बातें करती रही और मुझे बनाने की कोशिश करती रही। जब मुझे थोड़ा सुकून हुआ तो रिया मुझे आराम करने का कहकर कमरे से चली गई। मैं बीती बातों को याद करने लगी कि कार्तिक और मेरी मोहब्बत 5 साल पुरानी थी। हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे। हमारी मोहब्बत बचपन की मोहब्बत थी। कार्तिक 10वीं क्लास में था और मैं 7वीं क्लास में थी। 10वीं क्लास के बाद कार्तिक कॉलेज में चले गए और मैं उसी कॉलेज में रह गई थी, लेकिन हम दोनों फ़ोन पर बात कर लिया करते थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद कार्तिक को जॉब मिल गई, लेकिन मेरा आगे पढ़ने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए मैंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। पापा को मेरी शादी की जल्दी हो गई। मैंने कार्तिक से फ़ोन पर कहा भी था, अपना रिश्ता लेकर आए, मेरे पापा मेरी शादी करना चाहते हैं और मैं तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं कर सकती। मेरी बात सुनकर कार्तिक ने कहा था, जिया मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। जब तक मेरी दीदी की शादी नहीं हो जाती मैं शादी नहीं कर सकता। तुमको तब तक इंतज़ार करना होगा जब तक दीदी की शादी ना हो जाए। और फिर से इंतजार में 2 साल गुजर गए। वो तो किस्मत अच्छी थी कि पापा को कोई रिश्ता पसंद नहीं आया था अब तक। मैं दिन रात दुआ मांगती मिताली दीदी की शादी जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन 2 साल गुजर गए, मिताली दीदी की शादी नहीं हो रही थी। और फिर अचानक मेरे पापा को मेरे लिए एक रिश्ता पसंद आ गया और उन्होंने रिश्ता भी तय कर दिया। मैं उस दिन बहुत रोई थी, खाना पीना भी छोड़ दिया था, बस परेशान सी अपने कमरे में बैठी रहती। कार्तिक भी बहुत परेशान थे, लेकिन वो मजबूर थे। मेरी हालत से मम्मी अनजान नहीं थी। एक दिन वो मेरे पास आई और कहने लगी, जिया मुझे बताओ कि आखिर तुमने ये हालत क्यों बना रखी है, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? फिलहाल ये सारा मामला मेरे भाई से छुपा लिया गया था कि मेरी शादी मेरी पसंद की शादी है। मेरा भाई रिदम मुझसे बड़ा था और बहुत ही सख्त मिजाज का था। मम्मी पापा ने कार्तिक के बारे में छानबीन कराई तो उन्हें भी तसल्ली हो गई थी कि लड़का अच्छा है। मम्मी पापा राजी तो हो गए थे, लेकिन पापा मुझसे बोले, बेटा जिया लड़का तो हमें पसंद है, लेकिन एक बात हमें खल रही है कि तुम्हारी ननद की अभी तक शादी नहीं हुई है और उसकी शादी की उम्र भी गुजर चुकी है, तो तुम्हारी ननद तुम्हें बहुत तंग करेगी, हर बात में तुमसे मुकाबलेबाजी करे। तू हमारी नाजो पली बेटी है,
कभी तुमसे ऊंची आवाज में बात नहीं की। इस शादी को लेकर मेरे दिल में डर है कि पता नहीं तुम खुश रह पाओगी या नहीं। मैं तो उस समय कार्तिक की मोहब्बत में पागल हो रही थी। मैंने पापा से बोला, पापा मुझे ये रिश्ता हर हाल में मंजूर है। सुख और दुख तो जीवन का हिस्सा है। अगर मेरी ननद मुझे दुख देगी तो सुख देने के लिए कार्तिक तो होंगे ही। ये सारी बातें याद आते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे कार्तिक से ऐसी उम्मीद नहीं थी। कार्तिक ने आज मेरा दिल ही तोड़ दिया था। अगर कार्तिक मेरी साइड ले लेते तो शादी के 3 महीने बाद ही मुझे यूं नाराज होकर अपने मायके नहीं आना पड़ता। शाम को जब पापा घर आए तो मम्मी ने उन्हें सारी कहानी सुना दी। सारी बातें सुनकर पापा बहुत नाराज हुए थे। कहने लगे, हमें अपनी बच्ची को ससुराल नहीं भेजूंगा। माँ बाप अपनी बेटियां इसलिए नहीं बिहाते कि उन्हें यूं बेइज्जत किया जाए। पति पत्नी आपस की बात होती है तो ठीक था, लेकिन उसकी ननद का क्या हक है कि वो मेरी बच्ची पर हाथ उठाए। मेरे पापा ने मुझे दिलासा दिया कि तुम आराम से बेफिक्र होकर यहाँ रहो। मम्मी पापा को यकीन था कि कार्तिक कल तक दौड़े दौड़े मुझे लेने आ जाएंगे। कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा था कि कार्तिक मुझे लेने जरूर आएंगे, लेकिन मुझे लेने तो आना दूर रहा, कार्तिक ने मुझे एक मैसेज भी नहीं किया था। मम्मी पापा के घर रहते हुए मुझे पूरा 1 हफ्ता हो चुका था। मुझे कार्तिक की बहुत ज़्यादा याद सताने लगी थी। अब मेरा गुस्सा भी ठंडा हो चुका था। मन करता कि वापस अपने पति के पास चली जाऊं। मैं कार्तिक की यादों में छुप छुप कर रोया करती। एक बार मम्मी ने मुझे रोते हुए देख लिया। उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा, देखो जिया, मुझे लगता है कि तुम कार्तिक के प्यार में पागल हो चुकी हो, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो। तुम खुद से कार्तिक के पास नहीं जाओगी जब तक कार्तिक तुम्हें लेने नहीं आता और तुमसे माफ़ी नहीं मांग लेता। तुम उस घर में नहीं जाओगी और ना ही मैं तुम्हें ये इजाज़त दूंगी तुम कार्तिक को अपनी तरफ से कोई कॉल या मैसेज करो। मम्मी मुझसे बहुत ही गुस्से से कहा था, सो मजबूरी में मैंने मम्मी की बात मान ली, लेकिन मैं दिन रात कार्तिक की याद करके रोती रहती थी। अब तो मुझे लगने लगा था कि कार्तिक कहीं मुझे भूल न जाए, कहीं मेरी सास मुझे जलाने के लिए कार्तिक की दूसरी शादी न कर दे। ये सारी बातें मेरे दिमाग में आते ही तो दिल तड़प उठता था। आज रात्रि मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात के 2 बज चुके थे और मैं कार्तिक को याद कर रही थी। जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने कार्तिक को कॉल लगा दी। दूसरे ही घंटी पर कार्तिक ने फ़ोन उठा लिया। कार्तिक की आवाज़ सुनते ही मेरे सब्र का बांध टूट गया। मैं रोने लगी। मैंने कहा, कार्तिक, क्या तुम मुझे याद नहीं करते? क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? दूसरी तरफ से बनाए हुए शब्दों में कार्तिक ने कहा, पगली, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें याद नहीं करता? अब मैं तुम्हारी ही तस्वीर से बातें कर रहा था, तुम्हें याद कर रहा था। कार्तिक की बातें सुनकर मेरा दिल पसीज गया। मैंने लड़जाए हुए स्वर्ग में कहा कि आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? मेरी बात सुनकर कार्तिक बोले, अगर लेने आऊँगा तो खाली हाथ वापस ना लौटा दोगी? मैंने कहा, नहीं, लेने तो आओ। कार्तिक बोले, ठीक है, फिर सुबह तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। सुबह उठी तो मैं बहुत खुश थी। नहा धोकर एक सुंदर सी ड्रेस पहनी, हल्का फुल्का मेकअप किया। आज मैं बहुत ज़्यादा चहक रही थी। मम्मी और रिया मुझे शक भरी नज़रों से देख रही थी। रिया बोली, क्या बात है दीदी, आज आप बहुत खुश लग रही हैं। मैंने कहा, हाँ, आज पता नहीं क्यों मेरा दिल अंदर से बहुत खुश है। मुझे लग रहा है जैसे कुछ अच्छा होने वाला है। खैर, दोपहर के 2 बजे मेरी सास और मेरी ननद और कार्तिक मुझे लेने आ पहुँचे थे। मैं बहुत खुश थी। मेरी मम्मी ने कार्तिक, मेरी ननद और मेरी सास को खूब बातें सुनाई थीं। पापा को भी फ़ोन कर दिया गया था। पापा को ही तो फैसला लेना था कि मुझे घर भेजना है या नहीं। मेरी ननद मिताली दीदी ने भी हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगी थी। मेरा सर गर्व से ऊंचा उठ गया था। पापा ने मुझे उसी शर्त पर घर भेजा था कि आइंदा से ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। मैं अपनी ससुराल पहुंच चुकी थी। ससुराल पहुंचकर मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई, क्योंकि मेरी सास मुझे ज़मीन पर पाँव ही न रखने देती थी, कोई भी काम नहीं करने देती, और मेरी ननद भी हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमती रहती, मुझसे प्यार भरी बातें करती। मैंने सोचा शायद मेरी ननद और सास बदल गए हैं और ये सब कार्तिक की वजह से हुआ होगा। कार्तिक ने ही उन लोगों को डांटा होगा कि मेरी बीवी का अच्छे से ख्याल रखना, तभी ये लोग इतना बदल गए हैं। लेकिन असल बात क्या थी वो तो बाद में खुलकर सामने आई। एक दिन मैं सब्जी काट रही थी कि मेरी सास मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी, जिया,
तुम्हारे भाई रिदम की क्या उम्र होगी? पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा महसूस हुआ। मैंने कहा, मेरे भाई की उम्र तो अभी 25 साल है। मेरी मम्मी कहती हैं कि भाई के लिए पत्नी कम उम्र की और बहुत ही सुंदर सी लेकर आएंगी। मेरी बात सुनकर मेरी सास का चेहरा थोड़ा सा उदास हो गया था। फिर थोड़ी देर बाद बोली, पता नहीं लोग ये क्यों चाहते हैं कि पत्नी पति से हमेशा छोटी ही हो। हालांकि अगर पत्नी पति से बड़ी होती है तो दोनों में तालमेल और अच्छा बैठता है। मैं चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी, कुछ नहीं बोली। मुझे खामोश देखकर मेरी सास फिर बोली, जिया, अगर मिताली और रिदम की शादी हो जाए तो तुम्हारा और कार्तिक का रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता। अपनी सास की ये बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान रह गई। मैंने कहा, मम्मी जी, मिताली दीदी रिदम से बहुत बड़ी हैं, वो तो उनकी माँ लगेंगी, सब लोग उन पर हंसेंगे। मेरी बात सुनकर मेरी सास का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उनका बस नहीं चल रहा था कि मेरे मुंह नोच ले, लेकिन ऐसा करने से मजबूर थी, सो उठकर चली गईं। सास के जाने के बाद मैंने सब्जी छोड़ दी और जल्दी से कमरे में आकर मम्मी को फ़ोन किया और मैंने मम्मी को सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर मम्मी हंसने लगी, कहने लगी, अच्छा हुआ जो तुमने अपनी सास को साफ साफ जवाब दे दिया। तभी तो मैं कहूँ कि आखिर ये मिताली इतनी अच्छी कैसे हो गई जो घर आकर तुमसे माफ़ी मांग रही है। माँ बेटी के दिमाग में यही खिचड़ी पक रही होगी, इसलिए तुमसे आकर माफ़ी मांगी थी। इसलिए दोनों माँ बेटी तुम्हारे साथ इतना अच्छा बर्ताव करती हैं। फिर थोड़ी देर बाद मम्मी कुछ परेशान होकर बोली, लेकिन जिया, मुझे डर है कि कहीं कार्तिक तुम पर दबाव न डाले कि मिताली और रिदम की शादी कराओ। लेकिन जिया, एक बात साफ साफ सुन लो कि रिदम कभी भी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होगा, इसलिए कोई भी आस लेकर हमारे घर मत आना। मैंने मम्मी को तसल्ली दी कि मम्मी परेशान ना हो, ऐसी कुछ नहीं होने वाला। मैंने मम्मी को तसल्ली तो दे दी थी, लेकिन अंदर ही अंदर मैं डर गई थी कि कहीं सच में कार्तिक मुझ पर दबाव न डाले। अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँगी? पति या भाई में से किसको चुनूंगी? मैं अभी ये सब कुछ सोच ही रही थी कि मेरे दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी सास चमकते चेहरे के साथ खड़ी थी। खुशी उनके चेहरे से टपक रही थी। खुशी खुशी कहने लगी, जिया, तुम मिताली के साथ मार्केट चली जाओ। मैंने कहा, हाँ चली तो जाऊंगी, लेकिन आखिर क्या बात है, मार्केट क्यों जाना है? मेरी सास कहने लगी, आज शाम को मिताली की शादी है, बस इसलिए तो कुछ जरूरी सामान मार्केट से लाना है। मैं तो अपनी सास की बात सुनकर हक्का बक्का सी रह गई। मैं बोली, किसके साथ है शादी? मेरी बात सुनकर मेरी सास बोली, बस भगवान ने मेरी बच्ची की किस्मत खोल दी, शाम को ही शादी है। तुम मिताली के साथ मार्केट चली जाओ और एक अच्छा सा लहंगा उसे दिलवा कर ले आओ। मेरी सास चली गई और मैं वहीं मुंह खोले खड़ी की खड़ी रह गई। मैं हैरान थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। फिर मैंने ये सोचकर सर झटक दिया कि चलो अच्छा ही है, ये भला मेरे सर से टली और मेरी ज़िंदगी की मुश्किलें आसान हो जाएं। खैर, मैं मिताली दीदी के साथ मार्केट चली गई। मिताली दीदी ने गुलाबी रंग का बहुत ही अच्छा सा लहंगा पसंद किया था। मैं भी हैरत में थी। मैंने पूछा, दीदी, अभी दोपहर तक तो मम्मी जी आपकी शादी को लेकर परेशान हो रही थी, फिर अचानक से ये रिश्ता कैसे आ गया? मेरी बात सुनकर मिताली दीदी बोली, पता नहीं भगवान ने कैसे बैठे बिठाए मेरी सुन ली। मैं बोली, आपने लड़के को देखा है? मिताली दीदी ने शर्मा कर हाँ में सिर हिला दिया। हमें घर आने की जल्दी थी, इसलिए मैंने ज़्यादा बात को नहीं बढ़ाया और हम दोनों घर आ गए। घर आई तो मेरी सास मेरे पास आई और कहने लगी, जिया, तुम्हें कार्तिक की कसम है, तुम कार्तिक को इस शादी के बारे में कुछ नहीं बताओगी। अपनी सास की ये बात सुनकर मैं चकरा गई। कहने लगी, मम्मी जी, ये आप क्या कह रही हैं? भाई की मर्जी के बिना बहन की शादी कैसे हो सकती है? मेरी सास कहने लगी, अभी तुम्हें कसम है, कार्तिक को कुछ मत बताना। एक बार मिताली की रुखसती हो जाए, फिर मैं कार्तिक को खुद बता दूंगी। मेरी बात सुनकर मेरी सास कहने लगी, तुम तो जानती हो कार्तिक कैसा है, वो हर रिश्ते में 100 नुक्स निकालता है, कहीं ऐसा ना हो कि हाथ आए रिश्ता भी निकल जाए। मैंने हाँ में सिर हिला दिया और अपनी सास से कहा, बारात का क्या इंतज़ाम होगा? सास कहने लगी, तुम फिक्र मत करो, बस जाकर मिताली को तैयार कर दो। मुझे खूब अच्छा मेकअप करना था। मैंने दिल लगाकर मिताली दीदी का मेकअप किया। मैं चाहती थी कि मिताली दीदी इतनी खूबसूरत लगे कि उनका दूल्हा देखते ही उन पर मर मिटे और वो वापस हमारे घर ना आए, मेरी ज़िंदगी में यूं ही सुकून बना रहे।
मेकअप करने के बाद मिताली दीदी खिल उठी थी। सुंदर तो थी, बस हर वक्त उदास और चिड़चिड़ी रहती थी, इसलिए खुद पर ध्यान नहीं देती थी। मेरी सास ने देखा तो खुश हो गई, मुझे खूब सारी दुआएं दी और कहा, अब जाकर तुम भी तैयार हो जाओ। मैं कमरे में आई, एक सुंदर सा सूट पहना, मेकअप किया और तैयार हो गई। मैंने अपने सारे जेवर भी पहन लिए थे, मैं बहुत हसीन लग रही थी। तैयार होकर मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकलने को हुई तो ये देखकर दंग रह गई कि मेरा दरवाज़ा तो बाहर से बंद था। मैं ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगी, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। जब दरवाज़ा पीटते पीटते और आवाज़ें लगाते लगाते मैं थक गई तो बेड पर बैठ गई। करीब 2 घंटे के बाद दरवाज़ा खोला और कार्तिक को देखा। कार्तिक मुझे देखकर हंसने लगे, कहने लगे, खैर तो है, इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? इतने में मेरी सास भी आ चुकी थी। मैंने अपनी सास से गुस्से से कहा कि मम्मी जी, मेरा दरवाज़ा बाहर से बंद किसने किया था? मेरी बात सुनकर मेरी सास एकदम से डर गई थी। सकपकाई से कहने लगी, कार्तिक बेटा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। फिर मेरी सास बोली, कार्तिक बेटा, आज मिताली का बहुत ही अच्छा रिश्ता आया था। लड़के वाले मेरे देखे वाले थे, इसलिए मैंने तुरंत ही एक मंदिर में ले जाकर उनकी शादी करवा दी और उसे विदा भी कर दिया। और हाँ बहू, मुझे तो लगा था कि तुम मिताली की शादी में आना ही नहीं चाहती, लेकिन अब पता चला कि तुम्हारा दरवाज़ा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। हो सकता है किसी बच्चे की शरारत हो। इधर मेरी सास मुझसे बात कर रही थी और उधर कार्तिक का मुंह खुला का खुला रह गया था। कहने लगे, मम्मी ये क्या हरकत है? मैं जिंदा था, मर तो नहीं गया था और इसी शहर में था। कम से कम मुझे एक फ़ोन करके बुला तो लेती। दोनों माँ बेटे आपस में बहस कर रहे थे, तभी मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया। कहने लगी, जिया, तुम्हारा भाई रिदम पता नहीं कहाँ चला गया है, कुछ समय से पता ही नहीं है, तुम्हारी तरफ तो नहीं आया। मैंने कहा, नहीं मम्मी, इधर तो नहीं आए भाई। मैंने फ़ोन रख दिया। हमारे घर में अजीब ही माहौल हो रहा था। कार्तिक अपनी माँ से नाराज़ थे, खाना भी नहीं खाया, सुबह ऐसे ही उठकर ऑफिस चले गए। दोपहर को मेरी सास बोली, मैं मिताली की ससुराल होकर आती हूँ, देखती हूँ मेरी बच्ची कैसी है। मैंने कहा, मम्मी जी, मुझे भी साथ ले चले, मैं भी मिताली दीदी के दूल्हा को और मिताली दीदी का घर देखना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी सास गुस्से से बोली, खबरदार, जो आज के बाद ये बात अपनी मुंह पर लेकर आई, आज के बाद तुम कभी भी मिताली के घर जाने की बात नहीं कहोगी। अगर तुमने दोबारा ऐसी कोई बात की तो मैं तुम्हारा तलाक दिलवा दूंगी। मैं अपनी सास की बात सुनकर बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने अपने दिल में सोचा, आखिर मुझे क्या पड़ी है जो मैं ये बात दोबारा अपने मुंह से निकालूं। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। उन्होंने अब तक इस शादी को राज रखा था, ना ही मुझसे कुछ बताया था और ना ही कार्तिक को। भाई की खबर के लिए मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया तो मम्मी ने बताया कि पता नहीं ये लड़का रात भर आवारागर्दी करके कहाँ से आया है। भाई खैरियत से है, ये जानकर मुझे खुशी हुई और मैंने फ़ोन रख दिया। लेकिन अभी भी मैं मिताली दीदी के बारे में ही सोच रही थी। पहले तो मिताली दीदी की शादी की दुआएं मांगी थी, लेकिन इस शादी से खुश नहीं थी। पता नहीं क्यों मेरा दिल अजीब अजीब से अंदाज में धड़क रहा था। खैर, धीरे धीरे समय आगे सरका और मिताली दीदी की शादी को 2 महीने हो गए, लेकिन अभी तक मुझे और कार्तिक को पता नहीं चला था कि मिताली दीदी की शादी कहाँ हुई है। एक बार मेरी सास मिताली दीदी के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। पीछे से मैं आकर खड़ी हो गई और जब मिताली दीदी के पति पर मेरी नज़र पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। मैं जल्दी से भागती हुई कमरे में आई, एक चादर से खुद को छुपाया और सास से छुपती हुई घर से बाहर निकल आई। घर आ गई और अपनी मम्मी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरी मम्मी भी परेशान हो गई, कहने लगी, क्या बात है रिजिया, तुम इतना क्यों रो रही हो? क्या कार्तिक से झगड़ा हो गया? मैंने कहा, नहीं मम्मी, पापा कहाँ है? पापा को बुला, मुझे पापा से बात करनी है। लेकिन बात क्या है, बताओ तो सही, आखिर तुम्हें पापा से क्या बात करनी है? मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप बैठी रही और पापा के आने का इंतज़ार करने लगी। पापा घर आए तो मैं गुस्से से फट पड़ी। मैंने कहा, पापा, आपने ऐसा क्यों किया? आपने मेरी मम्मी को धोखा क्यों दिया? मेरी बात सुनकर पापा हक्का बक्का रह गए, कहने लगे, मैंने तुम्हारी मम्मी को कोई धोखा नहीं दिया, आखिर बात क्या है? मैं कहने लगी, मैंने वीडियो कॉल पर देख लिया है, मेरी ननद मिताली के घर आप ही थे, इसका मतलब आप ने ही मेरी ननद मिताली से शादी की है। मेरी बात सुनकर मम्मी के सिर पर आसमान गिर पड़ा।
वो वहीं सोफे पर बैठी थी चली गई। मेरी बात सुनकर पापा भी घबरा गए थे। वो मम्मी को समझाने लगे, कहने लगे पहले मेरी बात तो सुन लो, मुझे कुछ कहने का मौका तो दो। मैंने गुस्से से कहा, पापा आप कहने के लिए बचा ही किया है, आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। पापा भर्राए हुए गले से बोले, मैं जानता हूँ जो कुछ भी किया मैंने तुम लोगों को बिना बताकर किया और ये गलत किया, लेकिन मैं मजबूर था, मैं क्या करता। लेकिन जैसा तुम लोग समझ रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने मिताली से शादी नहीं की। पापा की बात सुनकर मैं गुस्से से चीख पड़ी, आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने मिताली दीदी के पीछे आपको देखा था, वीडियो कॉल पर आप ही थे। मेरी बात सुनकर पापा बोले, हाँ वीडियो कॉल पर मैं ही था, लेकिन मैं अपने बेटे और बहू से मिलने गया था। मिताली मेरी बहू है, मैंने रिदम और मिताली की शादी करा दी है। पापा के मुंह से ये बात सुनकर मेरे और मम्मी के सिर पर आसमान ही गिर पड़ा। हम कुछ देर तक कुछ नहीं बोले। बहुत देर बाद मेरे मुंह से आवाज़ निकली, पापा आप ये क्या कह रहे हैं, आपने ऐसा क्यों किया, कम से कम दोनों का जोड़ा तो देख लेते। पापा बोले, कोई मायने नहीं रखती, बस पति पत्नी में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। अपने बेटे को तो मैं जानता हूँ कि वो बहुत अच्छा है, लेकिन मिताली भी बहुत अच्छी है। वो दिल की बहुत अच्छी लड़की है। वो चिड़चिड़ी रहती है, तुमसे लड़ाई झगड़ा करती है क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई थी और उसकी शादी की उम्र निकलती जा रही थी। बाकी वो बहुत अच्छी है। उस दिन जब तुम अपनी मम्मी से फ़ोन पर बात कर रही तो मैंने सुन लिया था। मुझे मिताली पर और तुम्हारी सास पर बहुत तरस आया था कि किस तरह एक विधवा औरत अपनी बेटी की शादी के लिए परेशान है। मैंने रिदम से बात की तो उसने सोचने का कुछ टाइम मांगा और फिर वो शादी के लिए मान गया। मैंने मंदिर में दोनों की शादी करवा दी और घर में किसी को कुछ नहीं बताया। सोचा टाइम आने पर बता दूंगा, लेकिन जिया बेटा यकीन मानो मैंने ही मिताली की उम्र रिदम से ज़्यादा है। लेकिन जिया बेटा यकीन मानो, भले ही मिताली की उम्र रिदम से ज़्यादा है, लेकिन वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत ही मिलनसार है। रिदम को अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं है। दोनों पति पत्नी आपस में बहुत प्यार से रहते हैं। पापा की बातें सुनने के बाद मम्मी तो जोर जोर से रोने लगी थी और मैं भी पापा से बहुत गुस्सा थी। पापा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे तैसे करके मैंने मम्मी को चुप कराया। धीरे धीरे, मजबूरी में ही सही, सबने इस रिश्ते को एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन शायद दिल से नहीं, क्योंकि अभी तक मम्मी ने मिताली से बात नहीं करती हैं और ना ही उसे अपने घर आने दिया है। और मैं भी मिताली दीदी से बात नहीं करती। कार्तिक को जब ये सब पता चला तो पहले तो उसे बहुत ज़्यादा हैरत हुई, फिर उसके चेहरे पर खुशी सी झलक आई थी। लेकिन इस रिश्ते से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी और ये बात मैंने कार्तिक को जता भी दी थी। कार्तिक ने मुझे समझाया, इतना परेशान मत हो, दोनों की उम्र में फ़र्क तो है, तो क्या हुआ, दोनों के दिल आपस में मिलने चाहिए और तुम्हें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि मिताली दीदी अपने घर की हो गई। तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। मैंने कार्तिक की बात का कोई जवाब नहीं दिया और बुझे मन से आकर बेड पर लेट गई। जो कुछ होना था वो तो हो चुका था, अब हम कुछ नहीं कर सकते थे। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? क्या मुझे अपने पापा और मिताली को माफ़ कर देना चाहिए? मुझे मिताली को अपनी भाभी के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।